नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि एक ही कहानी, मान लीजिए कोई किताब हो या कोई फिल्म, उसके इतने अलग अलग मतलब कैसे निकल आते हैं? मतलब एक ही चीज को कोई कुछ समझता है, कोई कुछ और। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम साहित्यिक सिद्धांत यानी लिटरेरी थ्योरी की दुनिया में उतरेंगे और उन खास औजारों को समझेंगे जो हमें कहानियों के गहरे छिपे हुए मतलबों तक ले जाते हैं। और यही सवाल असल में आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए एक साथ मिलके एक ऐसा टूल किट बनाते हैं, एक ऐसा औजारों का बक्सा जिसमें ना अलग अलग तरह के लेंस हों, और इन लेंसों से हम किसी भी कहानी को बिल्कुल नए नए तरीकों से देख पाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला औजार या पहला लेंस है वो बिल्कुल सीधा टेक्स्ट पर जूम इन करेगा। इसका मतलब है कि हम बाहर की दुनिया, लेखक कौन था, जमाना कैसा था, इन सब को भूलकर सिर्फ कहानी और उसमें इस्तेमाल हुए शब्दों पर ध्यान देंगे, एकदम फोकस्ड। इस फील्ड में सबसे पहले आते हैं रशियन फॉर्मुलिस्ट या रूसी रूपवादी। उनका मानना था कि कोई कहानी साहित्य या लिटरेचर इसलिए नहीं बनती कि उसकी कहानी क्या है, बल्कि इसलिए बनती है कि उसे कैसे लिखा गया है। मतलब शब्दों का चुनाव कैसा है, कहानी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। उनके लिए कला का मकसद सिर्फ कला ही थी और कुछ नहीं। और उनका एक सबसे मजेदार आइडिया था डीफैमिलियराइजेशन या अपरिचितीकरण। सुनने में भारी लगता है पर मतलब सीधा है। जानी पहचानी चीजों को इतने अजीब या अनोखे ढंग से दिखाना कि वो बिल्कुल नई लगने लगे। जैसे ये तस्वीर देखिए, एक मामूली सा चाय का कप है पर उसमें से कुछ असाधारण निकल रहा है। बस यही है डीफैमिलियराइजेशन। ये हमें हमारी रोज की दुनिया को एक नई ताज़ा नज़र से देखने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही एक मिलती जुलती सोच है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी व्यावहारिक आलोचना की। इसका तो एक ही मंत्र है, लेखक कौन था भूल जाओ, कहानी कब लिखी गई भूल जाओ, सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ो, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी मतलब है वो बस उन्हीं पन्नों पर मौजूद है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या कोई कहानी सच में अपने समाज से, अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग हो सकती है? शायद नहीं। तो अब हम अपने टूल किट में कुछ ऐसे लेंस लगाएंगे जो कहानी को सिर्फ पन्ने पर नहीं, बल्कि उसे उसके समाज से जोड़कर देखेंगे। और ये लेंस हैं शक्ति, क्लास और जेंडर के। तो सबसे पहले है मार्क्सिस्ट लेंस। इसके जरिए जब हम किसी कहानी को देखते हैं तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, वो समाज में अमीर और गरीब के बीच जो एक लगातार संघर्ष चल रहा है उसकी तस्वीर बन जाती है। लिटरेचर एक तरह से एक जंग का मैदान बन जाता है, जहां हम ये देखते हैं कि कहानी मौजूदा सिस्टम का साथ दे रही है या उसे चैलेंज कर रही है। इसके पीछे की सोच ये है कि समाज में हमेशा एक क्लास स्ट्रगल, एक वर्ग संघर्ष चलता ही रहता है। और जो लोग पावर में होते हैं ना, वो कहानियों, फिल्मों और आर्ट के जरिए अपनी सोच को, अपने आइडियाज को नॉर्मल या कॉमन सेंस बनाकर पेश करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं चलता कि हमारे विचार कैसे और कौन बना रहा है। हमारे टूलकिट में अगला लेंस है फेमिनिज्म यानी नारीवाद का। ये लेंस इस बात की पड़ताल करता है कि कहानियों में जेंडर और पावर का खेल कैसे चलता है। ये अक्सर उन महिला किरदारों को आवाज देता है जिन्हें कहानी में किनारे कर दिया गया या चुप करा दिया गया। और ये उस पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक समाज की सच्चाई को सामने लाता है जिसमें कहानी बनी है। इसी से मेल गेज या पुरुष दृष्टि जैसे बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स सामने आते हैं। इसका मतलब है कि कैसे कहानियां अक्सर एक मर्द के नजरिए से सुनाई जाती हैं, जहां महिला किरदार सिर्फ देखने की एक चीज, एक ऑब्जेक्ट बनकर रह जाती हैं। ये लेंस हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छा, ये कहानी सुना कौन रहा है और किसके लिए सुना रहा है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सारे आइडियाज ना रातों रात कहीं से टपक नहीं पड़े। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, ये सदियों से चली आ रही एक बहुत लंबी गहरी बातचीत का हिस्सा है। 1792 में मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट से लेकर 1984 में बेल हुक्स तक हर नई आवाज ने इस बातचीत को और आगे बढ़ाया, इसमें कुछ नया जोड़ा। चलिए अब हम कुछ ऐसे सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं जो भाषा और मतलब इन दोनों की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही पावरफुल है।
तो देखिए, एक तरफ था स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद, जिसने कहा कि भाषा एक पक्का पकाया सिस्टम है जिसमें हर शब्द का एक तय मतलब होते हैं। लेकिन फिर आया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या उत्तर संरचनावाद, जिसने आकर कहा रुको रुको, इतनी भी जल्दी क्या है। इसने ये तर्क दिया कि असल में मतलब तो कभी भी स्थिर, कभी भी फिक्स्ड होता ही नहीं है, वो तो हमेशा बदलता रहता है। और यहीं से रास्ता खुलता है डीकंस्ट्रक्शन यानी विखंडन का। अब देखिए, इसका मतलब टेक्स्ट को तोड़ना फोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है ये दिखाने का कि कोई भी टेक्स्ट अपने अंदर ही कैसे खुद के मतलब को कमजोर कर सकता है। ये अक्सर उन छिपी हुई बातों को सामने ले आता है जो शायद लेखक ने कभी सोची भी ना हो। इसे समझने के लिए जैक्स डेरिडा के कॉन्सेप्ट डिफरेंस को देखते हैं। देखिए, किसी भी शब्द का अपना कोई अकेला फिक्स्ड मतलब नहीं होता। गरम का मतलब गरम इसलिए है क्योंकि वो ठंडा नहीं है ना? मतलब हमेशा किसी दूसरी चीज से अलग होने की वजह से बनता है, और ये हमेशा टलता रहता है, कभी पूरी तरह से हाथ नहीं आता। इसी सोच को और विचारकों ने आगे बढ़ाया, जैसे मिशेल फूको ने बताया कि कैसे डिस्कोर्स यानी किसी भी टॉपिक पर बात करने का जो एक खास तरीका होता है, वो असल में समाज में पावर को कंट्रोल करता है। और जूलिया क्रिस्टेवा ने इंटरटेक्सचुअलिटी का आइडिया दिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कहानी अकेली नहीं है, वो हमेशा दूसरी कहानियों, फिल्मों और आइडियाज से बात कर रही होती है, उनसे जुड़ी होती है। तो अब बारी है हमारे आखिरी लेंस की। अब हम बिल्कुल जूम आउट करेंगे और कहानी को इतिहास, एम्पायर और कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के ग्लोबल असर के नजरिए से देखेंगे। ये है पोस्ट कॉलोनियल लेंस। ये हमें उन देशों के लिटरेचर को समझने में मदद करता है जो कभी किसी दूसरे देश के गुलाम थे। ये साहित्य असल में पावर, बगावत और अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने के स्ट्रगल की कहानियां सुनाता है। जैसे एडवर्ड सईद जैसे बड़े विचारकों ने बताया कि कैसे वेस्टर्न दुनिया ने अपनी किताबों और कहानियों के जरिए ईस्ट की यानी पूर्व की एक एग्जॉटिक और पिछड़ी हुई इमेज बनाई। और इससे पता चलता है कि कॉलोनियलिज्म का असर सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि वो हमारी सोच पर भी कब्जा करना था। एक ऐसा असर जो आज़ादी के सालों बाद भी बना रहता है। तो लीजिए, दुनिया को एक नए नजरिए से पढ़ने के लिए हमारा टूल किट अब पूरी तरह तैयार है। तो एक बार जल्दी से इस पूरे सफर को फिर से देखते हैं। हमने शुरू किया था सिर्फ पन्ने पर लिखे शब्दों से, फिर हम समाज में पावर के खेल को समझने गए। उसके बाद हमने भाषा की स्थिरता पर ही सवाल उठा दिए, और आखिर में हमने पूरी दुनिया के इतिहास के असर को देखा। हर एक लेंस हमें कहानी की सतह के नीचे छिपे मतलब की एक नई परत दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, ये टूलकिट सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल फिल्में देखने में, विज्ञापनों को समझने में, न्यूज़ रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो हम रोज देखते हैं उसे समझने में भी किया जा सकता है। ये हमें वो ताकत देता है जिससे हम ये सवाल पूछ सकें, ये मैसेज कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है। तो अब जब देखने के ये नए नए चश्मे हमारे पास हैं, तो हम क्या अलग देखेंगे। देखने के इस नए तरीके के साथ पूरी दुनिया ही एक किताब की तरह बन जाती है, एक ऐसा टेक्स्ट जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रहा है। सवाल बस ये है, इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी।